Hello students, today in this lecture I will discuss with you the concept of the standing waves. देखिए students, standing waves क्या होती है? Students, जब दो identical waves, कोई भी दो identical waves, जब identical waves बोल दिया तो उनका amplitude भी सेम है, उनका frequency भी सेम है, उनका speed भी सेम है. बेटा जब दो identical waves opposite direction में simultaneously medium के अंदर से pass करती हैं, तो students a new set of waves is formed which is called standing waves. Okay students? अब बेटा ये जो स्टैंडिंग वेव्स है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लूप्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स. तो फ्रेंड्स स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन जो नेकेड आई को दिखती है वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में दिखाई देती है. तो कोई भी एक रोप इमेजिन करें, ठीक है, जिसका एक एंड रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है, अदर एंड को अगर हम जर्क करते हैं तो फ्रेंड्स अ सेट ऑफ ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करेगा, रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट होगा तो आइडेंटिकल वेव्स हैं, सुपर इंपोज करेंगी तो स्टैंडिंग वेव्स का फॉर्मेशन होगा. तो स्टैंडिंग वेव्स सबसे पहले आप लिखें, इट इज द सेट ऑफ वेव्स व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सुपर इंपोजिशन ऑफ द आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन थ्रू द गिवन मीडियम simultaneously. First off, the standing waves, they are characterized by the presence of nodes and antinodes. तो आप बड़े ध्यान से देखिए सर, standing waves in stretched string. Standing waves in the stretched string. Let us suppose friends, ये कोई भी एक rigid support आप कंसीडर कर लें. ओके, अब इस rigid support में क्या होगा? Let us suppose friends, it is the incident wave which is traveling in the forward direction. तो ये जो incident wave train है ये rigid support से रिफ्लेक्ट होगी. तो जो incident wave है ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी. ये जो डॉटेड है ये रिफ्लेक्टेड वेव है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और ये इंसिडेंट वेव है. बात समझ आ गई? अब क्लियरली स्टूडेंट्स आपको यहां पर स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ लूप्स दिखाई दे रहा है. देखिए, इट इज द फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ, फिफ्थ. तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पे 5 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू से the standing waves are in the fifth mode of vibration. तो जितने loops form होते हैं सर, exactly mode of vibration उतना माना जाता है. क्लियर? अब देखिए ये वाले पॉइंट्स जिनका पोजीशन फिक्स्ड है, मतलब वो वाले पार्टिकल्स मीडियम के जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहने वाला है इन द गिवन मोड ऑफ वाइब्रेशन, इनको बोलते हैं नोड्स. इनको नोड्स बोला जाता है. So students, it is the node. Okay? अब students ध्यान से देखिए, लूप का ये जो सेंटर मोस्ट पोर्शन होगा ये उन पार्टिकल्स का पोजीशन होगा जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. तो students इनको एंटी नोड्स बोला जाता है. तो सिर्फ एक लूप को मैं आपको दिखा रहा हूं. लेट अस सपोज से ये इंसिडेंट वेव का पार्ट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव का पार्ट है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये दो पोजीशंस हैं उन पार्टिकल्स की जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो स्टूडेंट्स इनको नोड्स बोलेंगे. क्लियर हो गई बात? और बीच में यहां पर ये पोजीशन होगा उस पार्टिकल का जिसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, और इसको एंटी नोड बोलेंगे. क्लियर हो गई बात? अब स्टूडेंट्स जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, ये देखिए ये सेंटर वाला जो पार्टिकल है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम, इसके साथ वाले का थोड़ा कम, इसके साथ वाले का और कम, इसी तरीके से. तो सर स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो गिवन रीजन के अंदर कन्फाइंड रहती है. बात समझ आ गई? क्लियर? स्टैंडिंग वेव्स में जो एनर्जी है गिवन रीजन के अंदर कन्फाइंड रहती है, मतलब एक गिवन लूप के इंटीरियर में जितने भी पार्टिकल्स हैं सिर्फ वो वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करेंगे द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. ओके, अब देखिए यहां पर जो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हुई हैं
Since lambda is supposed say the wavelength of the standing wave in the nth mode of vibration. Okay, तो various modes को study करना, the modes of vibration, modes of vibration में since let us suppose say lambda n be the wavelength of the standing waves in the nth mode of vibration. अभी आपको बताया है मैंने, स्वेस जितने लूप्स फॉर्म होंगे, जैसे मान लेते हैं 5 लूप्स फॉर्म हुए तो स्टैंडिंग वेव्स आर इन द 5th मोड ऑफ वाइब्रेशन. अगर 4 लूप्स फॉर्म होते हैं द स्टैंडिंग वेव्स आर इन द 4th मोड ऑफ वाइब्रेशन. या सपोज से 3 लूप्स फॉर्म होते हैं द स्टैंडिंग वेव्स आर इन द 3rd मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो द टर्म मोड ऑफ वाइब्रेशन आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके, अब देखिए स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के केस में स्ट्रेस जो वेवलेंथ होता है स्टैंडिंग वेव का, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय लैम्डा n is equals to 2l divided by n, where what is it, where this l it will be the length, where l it will be the length of the stretched string. अब क्या करेंगे सर, ये जनरल एक्सप्रेशन है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो सर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन को हमेशा फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट व्हेन दिस n is equals to 1, okay, we are talking about the first mode or fundamental mode of vibration. तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए लैम्डा 1 इट विल बी इक्वल्स टू 2l. ओके स्टूडेंट्स, ओके, एंड वी कैन से दैट दिस l इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 1 by 2. तो मतलब स्टूडेंट्स पूरे स्ट्रिंग के ऊपर हाफ ऑफ द वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगा. हाफ ऑफ द वेवलेंथ अगर एग्जिस्ट करेगा तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हाफ ऑफ द वेवलेंथ कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो स्टूडेंट्स द स्ट्रिंग इट विल वाइब्रेट इन वन लूप. सिर्फ एक लूप फॉर्म होगा. अगर एक लूप फॉर्म हो रहा है तो एक एंटी नोड फॉर्म हो रहा है और 2 नोड्स फॉर्म हो रही हैं. समझ गए बात? नाउ सर बेटा फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं. से ν1 बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम आपको मैंने दिया था, इट विल बी द वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ. ओके, सो सर दिस ν1 इट विल बी इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज 2l. बेटा जो वेव वेलोसिटी है वो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है. ये स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है. स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है. सिंपल सी बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? इतना काम क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ν1 का वैल्यू अगर आप डालते हैं तो ये निकल करके आता है, इट इज 1/2l अंडर रूट t by m, और t टेंशन इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग. क्लियर हो गई बात? फंडामेंटल मोड समझ आ गया. फंडामेंटल मोड के अंदर एक लूप फॉर्म हुआ क्योंकि फर्स्ट मोड की बात हो रही है, एक एंटी नोड है और नंबर ऑफ नोड्स दे आर 2, मतलब एंटी नोड से एक ज्यादा या फिर मोड से एक ज्यादा. ओके, इसी तरीके से आप डिस्कस करेंगे सेकंड मोड और थर्ड मोड को. ओके, तो आप पहले ऐसा करें, इसको कॉपी करें. Now sense the second mode of vibration. सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n 2 के इक्वल होगा और lambda 2 it is written as 2l divided by 2, 2 cancel, so thus lambda 2 it will be equals to l. मतलब बेटा कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे पूरी वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी. पूरी वेवलेंथ अगर एग्जिस्ट करेगी तो बेटा ये हो गई पूरी वेवलेंथ. लेट अस सपोज से ये इंसिडेंट वेव है तो इसका जो रिफ्लेक्टेड वेव का पोर्शन होगा वो ऐसे होगा. तो अब क्या है बेटा, जो स्ट्रिंग है वो 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट करेगा. स्ट्रिंग अगर 2 सेगमेंट्स में वाइब्रेट कर रहा है मतलब
there is the formation of two loops. So since the number of antinodes they are 2 and the number of nodes they are again n plus 1, that is 2 plus 1 3. बात समझ आ गई? So the frequency in the second mode of vibration is written as, say v, the wave velocity divided by lambda 2. Now lambda 2 is, it is 1 by L, and the wave velocity was tension divided by the linear mass density. Okay? Now nu 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 2L अंडर रूट टी बाई एम. ओके, अब ध्यान से देखिए सर, ये वाला जो पार्ट है ये न्यू 1 था. सो न्यू 2 इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ न्यू 1. न्यू 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ न्यू 1. बात समझ आ गई? अब बात करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन. थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में स्टूडेंट्स n3 के इक्वल होगा. सो दिस लैम्डा 3 इट विल बी 2L divided by 3, so this L it will be equals to 3 by 2 of lambda 3. 3 by 2 means 1.5. 1.5 means बेटा ये देखिए यहां तक एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाती है, फिर नेक्स्ट वेवलेंथ का 1/2. तो ये इंसिडेंट वेव है, जो डार्क है वो इंसिडेंट वेव है और जो डॉटेड है वो रिफ्लेक्टेड वेव है. तो यहां पर क्लियरली आपको स्ट्रिंग 3 डिफरेंट लूप्स में वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है. The number of antinodes which are formed, they are 3, and the number of nodes which are formed, they are again n plus 1, that is 4. So suppose say nu 3 is the frequency in the third mode of vibration. So we can say that it is written as, say v, the wave velocity divided by lambda 3, the wavelength of the standing wave in the third mode of vibration. So it can be written as 3 divided by 2L under root t by m. This T is the tension in the stretched string and this M is the linear mass density of the stretched string. Linear mass density, mass of the string divided by the length of the string. So since this nu 3 it is written as a thrice of say nu 1. बेटा ये बात सिंपल सी समझ आ गई. तो सिर्फ हमने सिर्फ 3 डिफरेंट मोड्स को स्टडी करना होता है. अब हम अपने रिजल्ट की जनरलाइजेशन करेंगे. तो पहले आप इसको कॉपी कर लें. Now in general sense हम nth मोड की बात कर रहे हैं. in general हम nth मोड की बात कर रहे हैं. nth मोड का जो फ्रीक्वेंसी है that is suppose say nu n, it will be equals to n times of nu 1. हमने देखा था थर्ड मोड में थ्राइस ऑफ nu 1, सेकेंड मोड में ट्वाइस ऑफ nu 1. तो बेटा जो भी ऑर्डर होगा मोड ऑफ वाइब्रेशन का, दैट ऑर्डर मल्टीप्लाइड विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. So since this nu 2 it can be written as twice of nu 1, nu 3 it can be written as thrice of nu 1, nu 4 it can be written as say 4 times of nu 1, nu 5 it can be written as say 5 times of nu 1. याद रहे nu 1 was the fundamental frequency. Fundamental frequency का मतलब बेटा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी है स्टैंडिंग वेव्स का, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब देखिए यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हार्मोनिक्स बोलते हैं. तो यहां पे इसको रीड करेंगे सेकेंड हार्मोनिक. सेकेंड हार्मोनिक. बात समझ आ गई? क्लियर? तो हार्मोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो सेकेंड हार्मोनिक बोला मतलब बेटा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी की बात की. ठीक है? इसी तरीके से ये हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये हो गया फोर्थ हार्मोनिक, ये हो गया फिफ्थ हार्मोनिक. क्लियर हो गई बात? तो सिर्फ अगर nth हार्मोनिक की बात की जाए तो n टाइम्स ऑफ nu 1 होता है. ओके, अब बेटा देखिए जो भी ऑर्डर है यहां पर देखिए, यहां पर सेकंड ऑर्डर था, n का वैल्यू 2 था, तो ऑर्डर में से 1 माइनस करना है तो उसको रीड करते हैं ओवरटोन. तो यहां पर फ्रीक्वेंसी nu 2 को हम रीड करेंगे, इट इज फर्स्ट ओवरटोन. गॉट इट सेंस? यहां पर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा. इसको रीड करेंगे सेकंड ओवरटोन. This will be third overtone and it will be fourth overtone. क्लियर? तो जैसे स्टूडेंट्स एक ही इंसान के 2 या 3 नाम होते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स में आपको थर्ड हार्मोनिक बोला जा सकता है, न्यूमेरिकल्स में आपको सेकंड ओवरटोन बोला जा सकता है. बात समझ आ गई? सेकंड ओवरटोन बोला या थर्ड हार्मोनिक बोला तो दोनों एक ही बात है.
मतलब इट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स इन द थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो स्विच स्ट्रिंग के अंदर मोड्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब ऑर्गन पाइप्स की बारी है, ऑर्गन पाइप्स को डिस्कस करते हैं, ऑर्गन पाइप के अंदर मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें, ये जनरल बात है। ठीक है, एक और चीज, द नंबर ऑफ एंटी नोड्स फॉर्म्ड दे आर सिंपली इक्वल टू एन, मतलब जो ऑर्डर होगा मोड ऑफ वाइब्रेशन का उतनी एंटी नोड्स बनेंगी। एंड द नंबर ऑफ नोड्स फॉर्म्ड दे आर n प्लस वन। तो जो भी ऑर्डर होगा उससे एक ज्यादा। सेकेंड ऑर्डर था तो बेटा 3 नोड्स आई थी, थर्ड था तो 4 आई थी, लाइक दैट। ओके, तो इन जनरल स्विच स्ट्रिंग के डिफरेंट मोड्स की बात है। अब देखिए सर, organ pipes they are the musical instruments like flute। आप पेन की कैप में विस्लिंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली ऑर्गन पाइप्स के एग्जांपल है। तो ऑर्गन पाइप्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है और स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती है। ऑर्गन पाइप्स दो तरीके के होते हैं, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप और ओपन एंड ऑर्गन पाइप। तो दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। स्टूडेंट्स क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से, बेटा वन एंड इज क्लोज्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। और जो फ्री एंड है, यहां पर जो एयर का पार्टिकल है इट इज फ्री टू वाइब्रेट, तो यहां पर हमेशा एंटी नोड फॉर्म होगी। ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड फॉर्म होती है, और क्लोज्ड एंड के बिल्कुल ठीक सामने ये जो एयर का पार्टिकल है इट इज नॉट एट ऑल फ्री टू वाइब्रेट, तो क्लोज्ड एंड पर हमेशा नोड फॉर्म होती है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई ये बात? ओके, तो सर जो स्टैंडिंग वेव्स हैं, मान लेते हैं अगर एन ऑर्डर है मोड ऑफ वाइब्रेशन का, इन द nth mode of vibration, let us suppose say the wavelength is lambda n, तो wavelength होती है 4l divided by 2n minus 1, where what is this capital L? This capital L it will be the length of this organ pipe। बात समझ आ गई? तो जैसे हमने स्ट्रिंग्स किया है बिल्कुल वैसे ही ऑर्गन पाइप्स करेंगे। तो फर्स्ट करके करते हैं, when n is equals to 1 we are talking about first mode of vibration, we are talking about first mode, और इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। ओके सर, तो बेटा लैम्डा 1 इट विल बी इक्वल्स टू 4l डिवाइडेड बाय 2 minus 1 1, so since this lambda 1, so this lambda 1 is equals to 4l and this L is equals to lambda 1 by 4। मतलब स्टूडेंट्स ऑर्गन पाइप के अंदर 1/4 पार्ट ऑफ द वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगा। देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीट वेवलेंथ ये होती है। ओके, ऑर्गन पाइप के अंदर आपने 1/4 पार्ट डालना है इस तरीके से कि क्लोज एंड पर नोड आए और ओपन एंड पर एंटी नोड आए। तो देखिए स्टूडेंट्स ये 1/4 पार्ट, ये लैम्डा बाय 4, ये इतना पार्ट, तो आप इतने पार्ट को डालेंगे। तो इतने पार्ट को जब आप डालते हैं तो स्विच लाइक दिस, तो बेटा एक नोड फॉर्म हो रही है और एक एंटी नोड फॉर्म हो रही है। क्लियर? एंड सपोज से nu1 be the frequency of the standing waves in the fundamental mode of vibration, it will be equal to the velocity of the sound waves, यहां पे velocity of sound waves है, divided by it is 4। ओके सर, तो ये nu1। बात समझ आ गई? क्लियर? आप इसको एक बार कॉपी कर लें। Now we will talk about say second mode of vibration। बेटा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n हमारा 2 के इक्वल होगा, and this lambda 2 it will be equals to v divided by lambda 2 it will be equals to
4L divided by L की वैल्यू 2 डालेंगे, 2 to 4, 4 minus 1 3, so this L comes out to be 3/4 of lambda 3. मतलब क्या ऑर्गन पाइप में 3/4 वेवलेंथ होगा। तो ऑर्गन पाइप में अगर 3/4 वेवलेंथ होगा तो नोट बनानी है आपने यहां पर, तो स्टूडेंट्स लाइक दिस देख रहे। तो यहां पर बेटा जो ऑर्डर है एग्जैक्टली उतनी नोट्स आ रही है और एग्जैक्टली उतनी एंटी नोट्स आ रही है। बात समझ आ गई? तो nu2 is the frequency in the second mode of vibration, so it is written as the velocity of the sound waves divided by, say, the wavelength in the second mode of vibration. Now this nu2 can be written as it is thrice of v divided by 4L. Okay? और बेटा v divided by 4L ये हमारा fundamental frequency था. So this nu2 is written as it is thrice of, say, nu1. Got it, sense? समझ आ गई ये बात? सेकंड मोड समझ आ गया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड में n हमारा 3 के इक्वल, सो स्टूडेंट्स दिस लैम्डा 3 इट विल बी इक्वल टू 4L डिवाइडेड बाय 3 to 6, 6 minus 1 5, सो स्टूडेंट्स दिस L इट विल बी इक्वल टू 5/4 ऑफ लैम्डा 3। मतलब बेटा एक वेवलेंथ पूरी और दूसरी वेवलेंथ का 1/4 पार्ट। देखिए तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ नोड्स दे आर अगेन 3 एंड द नंबर ऑफ एंटी नोड्स दे आर अगेन 3। दे आर एग्जिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ द 3 लूप्स। ओके स्टूडेंट्स, और ओपन एंड पर एंटी नोड बनता हुआ दिखाई देगा। नाउ nu3 is the frequency in the third mode of vibration, so it will be equals to v divided by, say, lambda 3. It will be v divided by lambda 3. Lambda 3 is 4L by 5, so it will be 5 divided by 4L, so it will be 5 times of, say, nu1. Got it, sense? तो आप ध्यान से देखें, सेकंड मोड में बेटा थ्राइस ऑफ nu1, थर्ड मोड में 5 टाइम्स ऑफ nu1। ओके, तो आप जनरलाइजेशन की बात करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लें। Now says, अब बेटा जनरल बात करते हैं। In general, for the nth mode of vibration, says this nu n is written as, say, 2n plus 1. Got it, says? Nu n is written as 2n plus 1 times of, say, nu1. अब देखिए, अगर सेकेंड मोड की बात थी तो सेकेंड मोड में जो फ्रीक्वेंसी है n की वैल्यू 2 to 4, सॉरी बेटा -1 यूज करेंगे, -1, n का वैल्यू 2 to 4, 4 minus 1 3, so it is thrice of nu1. nu3 it will be 3 to 6, 6 minus 1 5, 5 times of, say, nu1. nu4 is equals to 7 times of, say, nu1. nu5 is equals to, say, 9 times of nu1. देखिए यहां पर ऑड हार्मोनिक्स आते हैं, यहां पर ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। तो ये थर्ड हार्मोनिक, यहां पर फिफ्थ हार्मोनिक, यहां पर सेवेंथ हार्मोनिक, यहां पर नाइन्थ हार्मोनिक। ये सिंपल सी बात समझ आ गई। अब देखिए यहां पर इसको रीड करेंगे फर्स्ट ओवरटोन, nu2 को रीड करेंगे फर्स्ट ओवरटोन, nu3 को रीड करेंगे सेकंड ओवरटोन, और nu4 को रीड करेंगे थर्ड ओवरटोन, और nu5 को रीड करेंगे फोर्थ ओवरटोन। ये सिंपल सी बात समझ आ गई। अब नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स दोनों इक्वल हैं, सो द नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू n, वेयर दिस n वाज द ऑर्डर ऑफ द मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो आप सर ये जो जनरल बात है इसको कॉपी कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करेंगे ओपन एंड ऑर्गन पाइप की। ये ओपन एंड ऑर्गन पाइप का एग्जांपल है फ्लूट। बेटा दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड्स पर एंटी नोड फॉर्म होगा।
ओपन एंड ऑर्गन पाइप. ओपन एंड ऑर्गन पाइप में बेटा लेट अस सपोज से इट इज द ओपन एंड ऑर्गन पाइप. कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ दिस ऑर्गन पाइप. बेटा दोनों फ्री एंड्स पर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे दे आर फ्री टू वाइब्रेट, तो यहां पर एंटी नोड फॉर्म होगा. ओके, नाउ अब बात करते हैं सेंस इन द nth मोड ऑफ वाइब्रेशन. बेटा nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में दिस लैम्डा L इज इक्वल टू 2L by n. जैसे स्ट्रिंग्स का था बिल्कुल सेम वैसा होता है. Now first when this n is equals to 1 means the first mode. बेटा फर्स्ट मोड को बोलेंगे फंडामेंटल मोड. सो सिंस पहले वेवलेंथ की बात कर लेते हैं. द वेवलेंथ lambda 1 is written as 2L and this L is equals to the length L is equals to lambda 1 by 2. मतलब बेटा हाफ ऑफ द वेवलेंथ अब की बारी ऑर्गन पाइप में लाई करेगी. तो हाफ ऑफ द वेवलेंथ को ध्यान से देखिए. लेट अस सपोज से कंप्लीट वेवलेंथ है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ आपने डालना है. तो सिंस ये वाला सेक्शन डालेंगे आप जिससे कि दोनों एंड्स पर एंटी नोड्स फॉर्म हो जाए. बात समझ आ गई? क्लियर? अब देखिए लेट अस सपोज से दिस द ऑर्गन पाइप लाइक दिस. तो बेटा एंटी नोड्स दे आर 2 एंड द नंबर ऑफ नोड्स दे आर 1. तो एंटी नोड्स का जो नंबर है इट इज n plus 1 and the number of nodes they are simply equals to n. Okay, now say nu1 be the frequency in the first mode of vibration, so it will be the speed of sound in air divided by lambda 1, so it will be speed of sound divided by say 2. So since this will be the value for nu1. Okay, now when we are talking about the second mode, आप सिर्फ इसको कॉपी कर ले. फर्स्ट मोड था. Now students, we are going to talk about the second mode of vibration. Second mode of vibration. So this n is equals to 2 and this lambda 2 is equals to say 2L divided by 2. It is cancelled out, so this lambda 2 is equals to L. मतलब बेटा complete wavelength exist करेगी. Complete wavelength exist करेगी, तो this is the complete wavelength. आपको यहां पर क्लियरली 1, 2 and 3 the number of anti nodes they are again n plus 1 and the number of nodes that are found they are simply say 2 or simply equals to n. Now nu2 is the frequency in the second mode. It will be v divided by say lambda 2. So this nu2 is written as v divided by lambda 2. Lambda 2 is equals to L. So this nu2 is written as 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं. अब ये v divided by 2L ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. So this nu2 is written as nu2 is written as say twice of nu1. Got that sense? Okay, now we will talk about the third mode of vibration. Third mode of vibration. Third mode of vibration. Third mode का मतलब n is equals to 2. So this lambda 3 it will be equals to 2L by 3 and this L it will be 3 by 2 of lambda 3. 3 by 2 का means मतलब क्या हो गया 3 by 2 का 1 and a half. 1 एक वेवलेंथ पूरी और दूसरी वेवलेंथ का हाफ. तो सिंस यहां पर ये ऑर्गन पाइप like this. So the number of antinodes they are 1, 2, 3 and 1, 4 and the number of nodes formed they are simply equals to 3. Got it? So since say nu3 is the frequency in the third mode of vibration, so this nu3 is written as v divided by say lambda 3. V divided by lambda 3, lambda 3 is 2L by 3. So it is 3 divided by 2L. So since this nu3 comes out to be thrice of nu1. Okay, sirs? So since first mode, second mode and the third mode. Okay? Now in general we'll talk about the different modes of vibration. Okay? तो पहले आप इसको कॉपी करें. So friends, ओपन एंड ऑर्गन पाइप में इन जनरल बात हो रही है
In general, if suppose say n is the order of mode of vibration, then since this nu n is equals to n times of nu 1. So since this nu 2 is equals to twice of nu 1, nu 3 is equals to this thrice of nu 1, nu 4 is equals to 4 times of nu 1 and nu 5 is equals to 5 times of nu 1. Got it since? तो since multiples आते हैं, odd और even दोनों आते हैं. So it is the second harmonic, it is the third harmonic, it is the fourth harmonic, it is the fifth harmonic, and since it will be the first overtone, it will be the second overtone, it will be the third overtone, and it will be the fourth overtone. Got it, sirs? बात समझ आ गई? Number of notes formed, the number of notes, they are simply equals to n, and the number of anti-notes formed, they are simply equals to n plus 1. ओके सिर्स? तो ये ऑर्गन पाइप्स की बात हो गई. तो सिर्स अब बात करने वाले हैं बीट्स की. ओके, तो आप इसको कॉपी करें. अब देखिए सर, बीट्स में बीट्स क्या है सर? बेटा कभी भी कोई भी दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट डिफरेंस हो और अगर ये सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करें और सुपर इंपोज करें, तो सिंस देयर इज द alternate variation, there will be the variation in the amplitude of the intensity of the sound waves. तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड में एक पीरियोडिक चेंज आएगा. इस फिनोमिना को बीट्स कहते हैं. ओके, तो आप नोट कर लें. इट इज द फिनोमिना ऑफ रेगुलर वेरिएशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, of the intensity, देखें, of the intensity of sound when two sound waves having the slight difference in their frequencies traveling in the same direction superimposes with each other. Okay sirs? तो यहां पर पहले बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एक टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा. ओके, तो देखिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एनालिटिकल अप्रोच. एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच में बेटा देखिए, फर्स्ट वेव का इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, सेकंड वेव का इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड. ओके, नाउ लेट अस सपोज से y1 be the instantaneous amplitude of the first sound wave. It is equals to, let us suppose say r sine say omega 1 into say t. So y1 is written as r sine say 2 pi nu 1 into say t. Okay sirs? Similarly, let us suppose say y2 be the instantaneous amplitude of the second sound wave. So it is r sine say, चलिए पहले angular frequency की टर्म्स में लिख देते हैं. It is omega 2 into say t. So this y2 is written as say r sine say 2 pi nu 2 into say t. Okay. Now, when these two sound waves which are traveling in the same direction, they superimposes with each other, then the resultant wave is formed. So, let us suppose say y be the instantaneous amplitude of the resultant wave formed. Of the resultant wave formed. So, since this y, it can be written as say y1 plus say y2. So, this y is written as, हमने यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया, r sine 2 pi nu 1 into say t plus r sine 2 pi nu 2 into say t. Okay, अब ध्यान से देखिए सर. So this y is written as, r is made common, sine 2 pi nu 1 into say t plus sine 2 pi nu 2 into say t. Okay,
साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यूज करते हैं. सो दिस y इज रिटन एज ट्वाइस ऑफ r cos a minus b. It is 2 pi nu1 minus say nu2 into say t divided by 2 multiplied with sin 2 pi is made common. It is nu1 plus say nu2 divided by say 2 multiplied with t. Okay sir? यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. Now since we are left with this y can be written as say twice of r cos of pi multiplied with nu1 minus say nu2 multiplied with t multiplied with sin pi. It is nu1 plus say nu2 multiplied with t. Okay sir? अब ध्यान से देखिए बेटा फर्स्ट वेव का जो इक्वेशन है वो साइन के टर्म्स में है, सेकेंड वेव का इक्वेशन भी साइन के टर्म्स में है, तो जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुआ वो भी हमारा साइन के टर्म्स में है. तो सर साइन के लेफ्ट में ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म. सो लेट अस सपोज से कैपिटल ए बी द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड, बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म, of the resultant wave form. Got it sons? Okay. अब ध्यान से देखिए कैपिटल A is written as say twice of r cos pi. It is nu1 minus say nu2 into say. Clear? अब ध्यान से देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज सिंपली डिपेंडिंग ऑन टाइम, जिसकी वजह से सेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड में एक रेगुलर या पीरियोडिक वेरिएशन आता है. बात समझ आ गई? तो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा. बीट फ्रीक्वेंसी के लिए हम मैक्सिमम टाइम इंस्टेंट्स निकालेंगे, मतलब हम वो वाले टाइम इंस्टेंट्स निकालेंगे फॉर विच द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. नाउ फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेंस देखिए, अगर एम्पलीट्यूड ने मैक्सिमम होना है तो सेंस ये जो cos पाई nu1 माइनस nu2 इंटू टी है इसका मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए. And in magnitude, cos is maximum, okay, or the maximum value of the cosine function is always equals to 1, okay. So for amplitude to be maximum, this cos of pi nu1 minus say nu2 multiplied with t, it should be equals to plus minus 1, okay sirs. अब बेटा सबको मालूम है cos n pi पर plus minus 1 होता है. Cos of n pi is also equals to plus minus 1. So this implies that this n pi is equals to, or we can say that pi multiplied with nu1 minus say nu2 into say t is equals to say n pi. Pi cancelled out, so this time t is written as say nu1 minus so this time t can be written as n divided by nu1 minus say nu2. तो सिंस ये टाइम इंस्टेंट का वैल्यू आ गया जो कि n पर डिपेंड करेगा, और n इट कैन बी say 0, 1, 2, 3 up to any number. तो n की वैल्यूज डालते जाएंगे, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स आपको मिलते जाएंगे फॉर विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज मैक्सिमम. तो सर ये एनालिटिकल अप्रोच है, बीट्स का एक्सप्रेशन है, कॉपी करें. तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी की. बीट फ्रीक्वेंसी की तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी, लेट अस सपोज से स्मॉल m बी द बीट फ्रीक्वेंसी, ओके. तो बीट फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे? इट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड, ओके सर, वो वाला टाइम जिसमें एक बीट फॉर्म होगी. तो ये टाइम कैसे निकालेंगे? इट विल बी से tn माइनस से tn माइनस 1. सर कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टाइम इंस्टेंट्स कंसीडर करिए जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसे आप t2 और t3 को कंसीडर करिए. तो हम यहां पर इट इज रिटन एज n डिवाइडेड बाय nu1 माइनस nu2 माइनस से n माइनस 1 डिवाइडेड बाय nu1 माइनस से nu2. सो सिंस दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय nu1 माइनस से nu2, it is n minus n plus 1. So n cancelled out. So since this time period can be written as 1 divided by nu1 minus nu2. It is the time period.
तो इतने टाइम के अंदर वन बीट फॉर्म होगी। तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी स्मॉल m इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ν1 माइनस ν2। तो यहां से हमें पता लगा कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज सिंपली इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज of the two sound waves which are superimposing with each other and the phenomena of beat is observed. Okay, clear? तो आप बीट फ्रीक्वेंसी लिखें, कॉपी कर लें आप। अब इसके बाद एप्लीकेशंस और बीट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स, एप्लीकेशंस ऑफ बीट्स। स्टूडेंट्स, यूजुअली अननोन फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है तो हम बीट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टू कैलकुलेट द अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी, ओके, हम ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल लेते हैं ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, यहां पर हम कोई भी दो ट्यूनिंग फॉर्क्स कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज इट इज द फॉर्क ए एंड इट इज द फॉर्क बी। लेट अस सपोज न्यू ए इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क ए एंड न्यू बी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क बी। न्यू ए मान लेते हैं नोन है और न्यू बी मान लेते हैं अननोन है। बात समझ आ गई, क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों ट्यूनिंग फॉर्क्स को पहले रबर पैड पे हिट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो ध्यान से सुनने पर जितनी भी बीट्स फॉर्म होती हैं दैट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं स्टार्टिंग में लेट अस सपोज से हमने रबर पैड पे हिट किया और ध्यान से सुना एंड m बीट्स आर फॉर्म्ड। लेट स्मॉल m बी द बीट फ्रीक्वेंसी। Clear? Okay. So since we can say that this nu b minus a nu a it will be equals to plus minus m. तो मतलब स्टूडेंट्स अगर 4 बीट्स पर सेकंड फॉर्म हुई हैं तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉर्क b that is nu b it can be nu a plus 4 और nu a minus 4, या तो प्लस 4 होगा या माइनस 4 होगा। बात समझ आ गई? अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम फाइलिंग करेंगे और लोडिंग करेंगे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमने फॉर्क बी को हल्का सा फाइल किया, घिस दिया हल्का सा, तो ये हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी तो हल्के होने के बाद में इट शुड वाइब्रेट मोर। अब दोबारा रबर पैड पे हिट करते हैं और ध्यान से सुनते हैं। अगर स्टूडेंट्स इवेंट के बाद में, इवेंट जो भी हुआ, इवेंट के बाद में कॉन्सेप्चुअली अगर आउटकम जस्टिफाइड होता है तो हमेशा प्लस एम यूज करते हैं। ओके, चलिए पहले प्लस एम माइनस एम देख लें। सो दिस न्यू बी इट कैन बी रिटन एज न्यू ए प्लस माइनस एम। अब देखिए कोई भी इवेंट है, चाहे लोडिंग है चाहे फाइलिंग है, दोनों ही केसेस में इवेंट के बाद जो आउटकम आया है फाइलिंग में हल्का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। पहले 4 बीट्स सुनाई दे रही थी, रबर पैड पे हिट करने के बाद मान लेते हैं 6 बीट्स सुनाई देती हैं, तो आउटकम इज पॉजिटिव। अगर आउटकम पॉजिटिव है तो m को पॉजिटिव रखना है। सो इन दैट केस फाइलिंग में अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, अगर बेटा आफ्टर फाइलिंग अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा प्लस एम यूज करना है। सो न्यू बी इट विल बी इक्वल टू न्यू ए प्लस एम। और अगर कहीं ये डिक्रीज हो जाए तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स रिजल्ट है, तो आपने न्यू बी को न्यू ए माइनस एम यूज करना है। बात समझ आ गई? इसी तरीके से स्टूडेंट्स लोडिंग होती है। लोडिंग में क्या होता है, आप कैंडल लें, वैक्स मेल्ट होगा, जब कैंडल ग्लो करेगा तो हल्का सा वैक्स टपका दें, तो उससे क्या होगा कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो प्रॉन्ग है वो भारी हो जाएगी। तो जब आप रबर पैड पे हिट करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो क्योंकि भारी हो गई है तो फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशन है वो डिक्रीज होने चाहिए, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी चाहिए थी। अगर स्टूडेंट्स लोडिंग के बाद बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो तो ये ट्रू रिजल्ट है, तो आपने प्लस एम यूज करना है। तो आफ्टर लोडिंग अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए, उल्टा हो जाए, तो स्टूडेंट्स माइनस एम लगाएं।
तो यूज करें न्यू बी इज इक्वल टू न्यू ए माइनस एन, और आफ्टर लोडिंग अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाए तो न्यू बी इज रिटन एज न्यू ए प्लस एन। ओके सर, तो ये बीट का कॉन्सेप्ट इस तरीके से यूज किया जाता है। ओके, अब बेटा छोटी छोटी बातें हैं जो रीडिंग प्रोस्पेक्टर से आपके लिए मैंने छोड़ दी हैं। उनमें से स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, फिर न्यूटन फॉर्मूले के अंदर करेक्शन एरर था तो पहले एरर कैलकुलेट करना है, उसके बाद लैप्लेस ने उसको करेक्ट किया था। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एक बारी ब्रीफ में। तो स्टूडेंट्स जब साउंड वेव्स किसी भी मीडियम के अंदर से प्रोपेगेट करती है तो न्यूटन ट्राई टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कैलकुलेशन के लिए न्यूटन ने एज्यूम किया कि बेटा जब साउंड वेव्स प्रोपेगेट कर रही है एयर के अंदर से तो स्टूडेंट्स एयर के अंदर एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं। तो एडियाबैटिक चेंजेस में या एडियाबैटिक सॉरी न्यूटन ने एज्यूम किया कि बेटा जब एयर के अंदर साउंड वेव्स प्रोपेगेट करती हैं तो स्टूडेंट्स आइसोथर्मल चेंजेस होती हैं। तो न्यूटन ने क्या किया कि आइसोथर्मल कंडीशंस अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट किया और ये वैल्यू स्टूडेंट्स कम आ रहा था। तो फिर एरर कैलकुलेट किया क्योंकि सर स्पीड ऑफ साउंड तो है इट इज से 338 मीटर्स पर सेकेंड। तो एरर कैलकुलेट हुआ, एरर कैलकुलेट होने के बाद फिर लैप्लेस ने इस एरर को हटाया था, लैप्लेस ने न्यूटन्स फॉर्मूला को करेक्ट किया था। तो लैप्लेस ने ऑब्जर्व किया था कि जब साउंड वेव्स मीडियम के अंदर से प्रोपेगेट करती हैं तो स्टूडेंट्स एयर के अंदर आइसोथर्मल चेंजेस नहीं होते, एडियाबैटिक चेंजेस होते हैं। तो लैप्लेस ने एडियाबैटिक चेंजेस के डाटा को फिट करके कैलकुलेशंस की तो स्टूडेंट्स रिजल्ट सेम आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट 3 मार्कर है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड, एरर एंड लैप्लेस करेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट 3 मार्कर है, तो ये आप खुद करेंगे। ओके, सिंपल है, कर सकते हैं। तो जितना भी एनालिटिकल पार्ट पूरा वेव्स में था, ऑसिलेशंस में था, वो सारा का सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और ये आपका कोर्स कंप्लीट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप ये कॉपी कर लें।